गुड इवनिंग। जब कभी भी मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन आती है तो हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस। कल जो 2 दिनों में मिडल ईस्ट में जो ईरान और इसराइल के बीच के और जो वॉर सिचुएशन चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है कल के दिनों में, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि एज़ यू ऑल नो, इंडिया एक सबसे बड़ा क्रूड इम्पोर्टर है। हमारे यहाँ 1990 से क्रूड प्रोडक्शन में उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है, या क्रूड ही नहीं है। तो बहुत सबसे ज़्यादा जो क्रूड है हम इम्पोर्ट करते हैं, और वो डॉलर्स में हम उस चीज़ को पे करते हैं। और इसीलिए अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस $80, $100, $120 के ऊपर चले जाते हैं, तो हमारे जीडीपी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, हमारा फिस्कल डिफिजिट बढ़ता है। और वैसे ही यूएसडी और आईएनआर की जो सिचुएशन है वो भी हमारे फेवर में नहीं है। तो जिसके चलते हमारे फिस्कल डिफिजिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। हम जो क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं गल्फ कंट्रियों से, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे यूएस डॉलर्स में चुकाने पड़ते हैं। और ये जो सिचुएशन आ रही है कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, उनके जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दिया गया है। सो इसके जो इम्पैक्ट्स है कल हमें मार्केट्स में दिखने पड़ सकते हैं। तो एज अ शेयर होल्डर्स हमें किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करना चाहिए। बिकॉज जैसे वॉरेन बफेट अपने वीडियोस में बोलते हैं, या अपने ऑल द लेटर्स में बोलते आ रहे हैं कि व्हेन others are fearful you need to be greedy, and when others are greedy you need to be fearful। अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप स्टॉक्स को कहाँ पर बाय करते हो। अगर आप चीप बाय करोगे और हाई को सेल करोगे, तभी आपका पैसा बनेगा। ऑब्वियसली ये कहते हुए इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रिएक्शन वो कल के मार्केट सिचुएशंस में देता है। वैसे ही एआई और एंथ्रोपिक के जो चीज़ें चल रही है, वैसे ही हमारा मार्केट परेशान था। और जिसके चलते और एक नया ये अभी मुसीबत इंडियन मार्केट के सामने आ चुकी है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, टाइम विल टेल कि किस तरीके से ये चीज़ें अनफोल्ड होती है। लेकिन एज़ ए इन्वेस्टर, अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स है, क्वालिटी अर्निंग वाले स्टॉक्स हैं, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये आप अकेले नहीं होंगे स्टॉक मार्केट में कि आपका ही पोर्टफोलियो डाउन रहेगा कल के दिन और अगले आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन सब चीज़ों का मतलब सब जो बड़े-छोटे इन्वेस्टर हैं, उनका भी पोर्टफोलियो आपके साथ डाउन रहेगा। तो ये जो डाउनफॉल होगा उसमें आप भी नहीं हो, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और ये जो इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन जो है वो सबके साथ होने वाली है। सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ईरान और इसराइल के वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर एक दो दिन में ये वॉर सलट जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, तो अच्छी बात है, मार्केट वी शेप रिकवरी ले सकता है। लेकिन अगर ये वॉर बहुत दिनों तक घसीटता जाता है, so this will have a very bad impact on the Indian economy, being India is the net importer of the crude oil। तो इसको थोड़ा सा चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो ये चीज़ आपने देखा होगा कि लास्ट का जो सत्र था फ्राइडे में, निफ्टी ने अपने 200 डीएमए को तोड़ा था। ये 200 डीएमए है, तो हमारे लिए जो सपोर्ट बन रहा है 24,400 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट बन रहा है। हालांकि मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देखता हूँ कि कहाँ पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर तो मार्केट बिल्कुल आने की बात है। ये जो बॉटम था कि लास्ट ईयर में जो फ़रवरी का पैनिक बना था, तो इसका ये लो है। तो यहाँ तक भी मार्केट जाने की उम्मीद है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कहाँ तक मार्केट जाएगा, बिकॉज़ ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में है कि हमारे अर्निंग वाले स्टॉक, अगर आपके पोर्टफोलियो में अर्निंग वाले स्टॉक हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ मार्केट गो डाउन और अर्निंग वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो ऑब्वियसली आपके स्टॉक वापस रिकवरी भी कर सकते हैं। तो अभी वापस आते हैं इस युद्ध के ऊपर, क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है युद्ध हमारा हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया, आपको जानते हैं कि क्रूड ऑयल का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर है। तो इस चार्ट में आप देखोगे 1990 में हमारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था एमएमटी में 32, और अभी का मैं बात देखूँ तो 29 एमएमटी का हम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। एमएमटी का मतलब है मिलियन मेट्रिक टन। और अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो 1990 में हमारा जो इंपोर्ट था वो 74 एमएमटी था, मिलियंस मेट्रिक टन। लेकिन अभी जाके वो हो गया है 232। ऑब्वियसली
इंडिया की पॉपुलेशन भी बड़ी है, तो हमारी डिमांड भी क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम 88% ऑफ द क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे से खुश नहीं थे, उन्होंने कहा था कि हाँ, इंडिया रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, हमारे से वो खरीदना चाहिए, और उसने वो डील इंडियन गवर्नमेंट के साथ की। तो इंडियन गवर्नमेंट सही कर रहा था, जहाँ से उसको सस्ता ऑयल मिलेगा वो इसीलिए वो खरीद रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाया और उनको कहा कि यू नीड टू बाय द ऑयल फ्रॉम अस, बिकॉज उनके पास अभी वेनेजुएला का ऑयल है, और यूएस ने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को मिडिल ईस्ट से कम किया है, और यूएस उनके यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन अभी कर रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली 1990 में जितनी हमारी क्रूड इंपोर्ट इंपोर्ट थी, उससे कहीं ज़्यादा अभी क्रूड की इंपोर्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, डिमांड भी बढ़ी है, इंडस्ट्रीज भी बड़ी हो चुकी हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है क्रूड ऑयल का, जो हम पे करते हैं। ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, और उसका जो एक्सपेंस जो होता है वो हमें डॉलर्स में पे करना होता है, ना कि इंडियन रुपीज़ में। तो इसमें 2 चीज़ आती है। अगर आज की प्राइस देखें तो $70-73 पर बैरल के ऊपर डॉलर ठहरा हुआ है, और ये आगे जाते हुए 80, 85, $100 के ऊपर चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन सारी कंट्रीज़ को देना पड़ सकता है। मतलब जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में है, वो है यूएसडी आईएनआर। अगर मैं यूएसडी आईएनआर का देखूँ, वो 92 के ऊपर चला गया था, और उसकी भी हालत ख़राब है। तो ऑब्वियसली दोनों तरीके से हम थोड़े बुरे फँस चुके हैं। तो ये जो है 91 पॉइंट का जो लेवल है, मतलब $1 की जो प्राइस है वो 91 चली गई थी। ये अगर ऊपर की तरफ अभी भागना शुरू हो जाएगी, और इसका भी इम्पैक्ट हमारे फिस्कल डिफिसिट की ऊपर हो सकता है। अब लोग मुझे कहेंगे कि यार ठीक है कि हम ज़्यादा डॉलर पे करेंगे इन सारी कंट्रीज़ को, लेकिन इससे हमारे ऊपर क्या होता है? इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट आता है, आपके जो पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस है इंडिया में बढ़ जाते हैं, और इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल अगर कोई गुड्स खरीदना है, फ्रॉम ए टू बी आपको जाना है, तो पेट्रोल डीज़ल बहुत लगता है। और ऑब्वियसली अगर पेट्रोल डीज़ल महँगा होता है, तो गुड्स के प्राइसेस महँगे होते हैं, इन्फ्लेशंस बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशंस आपके सामने बढ़ेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा, तो वो आरबीआई का रेट कट एनवायरनमेंट पे आएगा। हमारे जो बॉन्ड प्राइसेस है वो बढ़ जाएँगे, तो जिसके चलते इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएँगे। तो ये सारा बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएँगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे-जैसे क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन वापस आएगा। इन्फ्लेशन वापस आएगा तो आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, और ऑब्वियसली इसके बाद अगर रेट कट नहीं हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी एनबीएफसीज़ और बैंकिंग फाइनेंशियल्स के ऊपर पड़ता है। निफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। आपने कभी-कभी देखा होगा कि बुल मार्केट तभी आता है जब लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट रहे। अगर हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट रहता है, तो बियर मार्केट बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट को प्राइसेस ऊपर चाहते हैं आपके स्टॉक के, तो आपको लिक्विडिटी क्रश होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी तभी आती है, लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट तभी रहेगा जब आपका इन्फ्लेशंस कम रहेगा। अगर इन्फ्लेशंस बढ़ेगा और फिस्कल डिफिसिट के ऊपर असर आएगा। और दूसरी बात है, अगर इंडिया का फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये जो एक्सपेंस करने का जो सिलसिला है, मतलब या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अपना पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट ब्रिज बनवाती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट आता है। ये घर के जैसा है, मतलब हमारा जो इनकम है उसके ऊपर हमारा जो इनकम कम हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ रहा है। आपने किसी बैंक से कर्जा लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल महँगा हो जाता है, तो हमारा जो इकोनॉमी का जो बैलेंस है, जीडीपी का जो बैलेंस है, वो बिगड़ता है, और जिसके चलते सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में ऊपर होता है। और थोड़ी-सी एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, वो है पर्शियन गल्फ। अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात हुई है, मतलब अगर मैं ईरान की बात करूँ, तो ईरान भी बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, यहाँ पर कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतार है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ईरान ने अटैक किया है यूएस के जो बेसिस है, जैसे दुबई है, अबू धाबी, कतार, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ये सारी जगहों के ऊपर जो जहाँ-जहाँ पर यूएस का जो बेस है, नेवल बेस हो, एयर बेस हो, वहाँ पर हमला ईरान ने कर दिया है। और ये ईरान के अंडर आता है, यहाँ पर ईरान है, ईरान के अंडर आता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़।
तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक छोटा-सा इलाका है जो ईरान कंट्रोल करता है। तो ये जो भी ऑयल कुवैत से, सऊदी अरेबिया से, बहरीन, कतार या अबू धाबी से जो भी ऑयल एशिया की तरफ जाता है, एशिया यहाँ से एशिया शुरू होता है, तो एशिया की तरफ जो ऑयल जाता है, एशिया में सबसे बड़े कंट्रीज़ जो आते हैं, जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, जिसमें 2 कंट्रीज़ आते हैं सबसे मेन, एक इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये बड़ी कंट्रीज़ है और बाकी भी छोटे-मोटे कंट्रीज़ हैं, जहाँ जिनको ये ऑयल प्रोवाइड करते हैं। तो पूरे दुनिया का 27% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से जाता है। मतलब ये जो ऑयल के टैंकर्स रहेंगे, ये शिपमेंट्स रहेगा, ये सारे यहाँ से जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड के कंज़म्पशन का 20% ऑयल कंज़म्पशन यहाँ से होके चला जाता है। और इसका ये कहना है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, मतलब ऐसी न्यूज़ में मैंने बात सुनी कि ईरान इज़ ट्राइंग टू स्टॉप दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, ऑब्वियसली वो उनके कंट्रोल में आता है। ये इसको अगर क्लोज़ करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ के क्रूड ऑयल के ऊपर आता है, क्योंकि क्या है, यहाँ से अगर क्रूड ऑयल नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड का इशू आ जाएगा। क्रूड ऑयल की डिमांड वैसी ही है, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट आ जाएगा। सप्लाई कंस्ट्रेंट आने से क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकती है। अगर क्रूड ऑयल तेजी की तरफ भागता है तो ऑब्वियसली जीडीपी, इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें आती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को अगर वो ईरान वाकई में बंद करता है, तो this will not be a good news overall for the market and overall scenarios, because 27% of the total crude oil production, और मुझे लगता है कि 20% of the LNG export भी इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के होके जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन मार्केट के कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट के लिए स्टेट ऑफ हार्मोन्स और सप्लाई ऑफ ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि ये जो ईरान का जो एस्केलेशंस हुआ है वो इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है। अब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कहीं जाएगा, कहाँ आप बाय करो, दिस इज every individual that you can decide about it. I can just give my perspective what's going to happen. But और हमें इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स को अगर ये क्लोज करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आना ही आना है। दूसरी एक चीज़ आपको देखनी है कल, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की जो नंबर है वो अभी 13 के ऊपर है। अगर ये 21-22 के ऊपर चला जाता है, सो दिस विल नॉट बी अ वेरी गुड साइन। यू कैन ऑल्सो सी S&P 500 विक्स, अगर वो भी 22-23 के ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है बहुत लॉन्गर पीरियड तक, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, सही है, बिकॉज नॉर्मली मैं इस तरीके से देखता हूँ, अगर मैं 22-23 के ऊपर इंडिया विक्स जाता है तो मैं एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर देता हूँ। हम इस वीडियो के एंड में आएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो मेरे रडार पे है, मैं इसमें इस जो गिरावट है इसमें ऐड करना चाहूँगा। बिकॉज दो फेजेस होते हैं। पहले क्या था कि अगर मैं 2015 की थोड़ी बहुत बात करूँ, सॉरी 2022 की बात करूँ, जहाँ पर यूक्रेन रशिया का युद्ध चालू हुआ था, तो आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी एक मार्केट ने बहुत बड़ा नॉक लिया था 2022 के समय में। लेकिन उस समय में प्रॉब्लम यही था कि जनरली में मार्केट रिकवर कर गया था, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर एक हुआ था 2022 को। अगर मैं आपके सामने लाऊँ मंथ का, ये निफ्टी का चार्ट है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ था 2022 में। ये 2020 का कोविड का समय है। 2022 में ये देखो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी बहुत अपनी चाल दिखाई थी, जहाँ पर वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था। लेकिन उसमें और एक चीज़ हुई थी सबसे बैड तरीके से, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर की तरफ गए थे। ये जो कोविड की जो कैंडल है, ये मंथली कैंडल है। ये कोविड की जो मंथली कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारा पैनिक हुआ था। आपको पता है कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल चुका था, और जिसके चलते बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने साथ में आकर इंटरेस्ट रेट को कट किया था। तो ये इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, लिक्विडिटी क्रश आया था, और जैसे-जैसे सिचुएशन उभरती गई, ये मार्केट ऊपर की तरफ भागता गया। लेकिन इस सारे फेज़ में यूक्रेन रशिया का युद्ध चालू हुआ। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाए सेंट्रल बैंकर्स ने, स्पेशली फेड ने यूएस के, जिसके चलते यहाँ पर भी थोड़ा-सा पैनिक हुआ था। अगर मैं नैस्डैक की बात करूँ तो नैस्डैक में भी वही सिनेरियो था। नैस्डैक का ये एक मंथली चार्ट है, तो आपने देखा हो ये 2022 में ये जो गिरावट ऊपर से नीचे तक नैस्डैक में हुई थी, ये लगभग 30-35% जो है 2022 में जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था, जहाँ पर 35% की गिरावट ऊपर से नीचे तक नैस्डैक में हुई थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नैस्डैक अभी यहाँ है। So obviously I am expecting around, like, if this continues for so long, maybe another for a month or something, then I'm expecting this 20, at least 20% drawdown in the Nasdaq monthly candles.
क्योंकि अभी भी ये 50 ईएमए के ऊपर मतलब 18,000 तक तो नास्डैक आ सकता है। आई नो इट्स वेरी स्केरी टू से दैट, आई डोंट वांट टू स्प्रेड एनी न्यूज़ अबाउट इट, बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज़ यहाँ पर एक लो बना हुआ है। और जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन है, सांस नेम का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यूएस का विक्स जो है वो आप देखना शुरू करो। अगर मार्केट चालू होता है कल और यूएस का विक्स जो है वो 22 के ऊपर सस्टेन करता है, सो देन यू कैन सी दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ और मार्केट में करेक्शन ड्यू है। पहला करेक्शन आ सकता है, मुझे लगता है कि ये जो 50 डीएमए है 22,003 टू 8 तक ये गिरावट आ सकती है। और मैं एस एन पी 500 को देखूँ तो एस एन पी 500 में भी उस तरीके की गिरावट भी आ सकती है, बिकॉज मार्केट इज नॉट इन द गुड शेप एट दिस मोमेंट इन टाइम। ये देखो यहाँ से एक कैंडल बनी थी, ये 1 अप्रैल 2025 में, फिर रिटर्न हो गई। तो मुझे लगता है कि पहला तो स्टेज मार्केट के लिए 6190 का लेवल रहेगा, ये जो मैं 50 ईएमए को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है, मंथली कैंडल्स भी स्ट्रेच हो चुके हैं और यहाँ पर मार्केट ठहर चुका है। तो ऑब्वियसली एक तो गिरावट यहाँ से यहाँ तक बनती है और फिर जाके मार्केट में सस्टेनेबिलिटी आएगी। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे 2012-13 से, तो यूएस का मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। कहीं ना कहीं मंथली कैंडल आप देखो, जब जहां पर गिरावट आती है 50 डीएमए के ऊपर, मार्केट ने उसको अच्छी तरीके से संभाला है। यहाँ पर 50 डीएमए में मार्केट में गिरावट आई, फिर ऊपर आया, यहाँ पर गिरावट आई, फिर ऊपर आया, यहाँ पर गिरावट आई, फिर ऊपर आया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर ड्रॉडाउन इफ दिस वॉर एस्केलेट्स एंड कंटिन्यूज एंड थिंग्स लाइक दैट। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हाउ द एस्केलेशंस गोज। What's happening in the Middle East is not acceptable at all, but that you cannot control. इंडिया का सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम है कि एफ आई डी आई। तो एफ आई आई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पिछले 30 दिनों में 30,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इंडिया से पैसा निकाला और साउथ कोरिया में भेजा। साउथ कोरिया में देखोगे कि पिछले कुछ 30-35 मतलब पिछले 1 जनवरी से साउथ कोरिया का मार्केट सबसे रिवॉर्डिंग मार्केट है पूरे विश्व में। क्योंकि वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स चिप्स वाले जो कंपनीज हैं, सैमसंग हो और बाकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक ऊपर की तरफ भागे हैं। तो पिछले 20 सालों से इतना स्टॉक मार्केट नहीं भागा था साउथ कोरिया का, लेकिन वहाँ भागा है। तो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, वहाँ पर पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एफ आई एस के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा कहाँ पर डाला जाता है। उनके लिए रिटर्न इंपॉर्टेंट है और उनको डॉलर रिटर्न चाहिए। हमारा डॉलर खराब हो रहा है और जिसके चलते हमारा जो इंडियन मार्केट है जब चीप हो जाएगा और इंडियन का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा महंगा है, वो थोड़ा सा अभी सस्टेनेबल लेवल के ऊपर आ जाता है, देन इट विल बी लाइक इन अ सिचुएशन वेयर एफआईआईस कैन कम बैक। तो बहुत तेजी से उन्होंने माल बेचा है अपना, बहुत हायर लेवल पे माल बेचा है। सो आई मीन ये तो टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से वापस आते हैं, लेकिन वो जरूर वापस आएंगे। अगर जहां पर उनको वैल्यू नजर आती है वो बिल्कुल वापस आते हैं। थोड़ा बहुत निफ्टी 150 को टच करते हैं, जो हमारा मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक गिरावट मुझे ड्यू लगती है। अगर मैं थोड़ा सा इस चार्ट को ज़ूम करूँ तो 12,000 के लेवल, तो 12,000 13,000 के लेवल तो आसानी से आ सकते हैं। दूसरा एक सपोर्ट है 12,000 425 एंड 423। तो यहाँ पर तो मार्केट बिल्कुल आ सकता है। सो वेट एंड वॉच, स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा गिरावट हो सकती है। नॉर्मली जब बियर मार्केट होता है और ऐसी बियर चीज़ें आती है, तो आदमी जो है थोड़ा सा कंफर्ट ढूंढता है। तो कंफर्ट ढूंढता है यानी ऐसे स्टॉक ढूंढता है जो थोड़े से बड़े हाथी है, जो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। तो यहाँ पर लोगों का पैसा जाता है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक कंपनी होगी जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा इतने बुरे समय में भी, जिसका नाम है एनवीडिया। आपने देखा है, अगर सॉफ्टवेयर में सैलाब आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आने दो, लेकिन एनवीडिया एक ऐसा स्टॉक है जो मैं बहुत अभी क्लोजली वॉच आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में उन्होंने दी है 73% की ग्रोथ, और Q1 का जो गाइडेंस दिया है 80% ग्रोथ का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है 100-150 लेवल की तरफ, तो मुझे लगता है कि दिस इज नो ब्रेनर बाय फॉर मी। दैट इज बिकॉज कि अभी 25-26 का फॉरवर्ड पी है, ये यहाँ तक अगर मार्केट आता है 140-150 के लेवल के ऊपर, अगर एनवीडिया आता है, सो देन इट विल बी ग्रेट थिंग, बिकॉज ये फिर 20 के नीचे इसका फॉरवर्ड पी आ जाएगा। और मुझे कोई भी यहाँ पर स्लोनेस अभी नज़र नहीं आती है। आपने देखा होगा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है एनवीडिया बहुत ऊपर से नीचे तक गिरेगा और हम पैसा कमाएंगे और बहुत सारे पैसा लूज कर जाएंगे, बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे। लेकिन जब सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि क्रैश आएगा, तो क्रैश कभी नहीं आता है। क्रैश तभी आता है जब सब लोग उम्मीद नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है
कि एनवीडिया को आप बहुत तेज़ी से देखना, बहुत ध्यान से देखना। दूसरा ऐसा स्टॉक है मुझे लग रहा है कि जहाँ पर और गिरावट अगर आ जाए तो मुझे लगता है 170 के लेवल के ऊपर, सो आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू मूव माय पोजीशन व्हिच इज़ अमेज़न। इट्स वन ऑफ द फाइन गुड कंपनी। पिछले कुछ समय से यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रिटर्न कुछ नहीं बना हुआ है। मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है कि किस तरीके का ये एक्सपेंस कर रहे हैं, $200 बिलियन का एक्सपेंस वो कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर अगर हो जाए, सो दिस विल बी अ गुड लेवल फॉर मी। अनदर स्टॉक व्हिच आई विल बी वेरी कंसिडरिंग टू अंडरस्टैंड इज द मेटा। आपने देखा होगा कि मेटा एक ऐसा स्टॉक है 2022 के बाद अगर लो लगाया है $100 का, और जहां से 7 टाइम्स है, मतलब एक ऐसा स्टॉक जहां ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे लगता है कि मेटा में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पोजीशनिंग की थी इस लेवल के ऊपर जहां पर वो ब्रेक हुआ था 380 के लेवल, तो वहां से भी डबल हुआ है। रिजल्ट्स अच्छे, $180 बिलियन की, सॉरी $150 बिलियन की अभी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। दीज आर द कंपनीज विल नॉट डाई। अगर कोई भी युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, 3-4 सालों के बाद ये कंपनी आपको ऊपर की तरफ नजर ही आएगी। छोटे स्मॉल कैप में यूएस में बहुत गिरावट आ सकती है, डोंट पैनिक, बिकॉज अगर मार्केट रिकवर करता है बहुत जल्दी तो ये भी कंपनी आज बहुत रिकवर करती है। मेरे लिए सबसे अदर एक कंपनी है पैलेंटियर। ये तो यहाँ से गिरावट भी हो चुकी है 38% की, और एक 50 डीएमए के ऊपर भी है। तो पैलेंटियर, अमेजोन, गूगल भी, अगर गूगल थोड़ा सा महंगा था, बहुत ही ऊपर चढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गिरावट तय है। ये देखो, आपको बेरी शेंगलफिन बनाई है एट द टॉप, तो यहाँ से गिरावट आ सकती है। सो दैट विल बी अ गुड स्टॉक टू हैव एंड टू ऐड फॉर इट। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में मैं पोजीशन ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऊपर के नीचे तक बहुत गिरा है। इतना खास कोई परेशानी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में, बट दीज आर द कंपनीज which is not going to die. These are the companies growing fantastically well. और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 सालों में अगर हम सिचुएशन रिवर्स करके देखेंगे, तो आपका पैसा यहाँ पर वेस्ट नहीं जाएगा। मैं एक चीज एडवोकेट कर सकता हूँ कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। भले ही आप पैसा थोड़ा सा कम कमाओ, विच इज ओके, बट ये पैसा आपका वेस्ट नहीं जा सकता है। सोफी जैसे एक नाम है मेरे पास, मुझे लगता है कि ये भी कंपनी अच्छी करनी चाहिए इस सारे ड्रॉडाउन में। और आई एम फुल्ली कन्विंस्ड दैट दिस कंपनी, एक बैंक है यूएस में, दिस कंपनी कैन गो वेल एंड डू वेरी वेल। रॉबिनहुड जैसी कंपनी ऊपर से नीचे तक बहुत गिरावट आ चुकी है, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़े से रिवर्सल के अच्छे संकेत हैं। ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनी है, यूएस में अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो ये कंपनी भी अच्छी कर सकती है। अगर लोग बोलेंगे यार इंडियन मार्केट की बात थोड़ी करो, तो मुझे लगता है मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक होगा टू ऐड इन ऑल दिस गिरावट इज वी टू रिटेल, बिकॉज कंपनी अच्छी है। थोड़ी सी गिरावट ऊपर से नीचे तक हो चुकी है, मुझे लगता है 1600 के लेवल एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये मंथली कैंडल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 50% की ग्रोथ अगले 2-3 सालों के लिए कंपनी बिल्कुल ही कर सकती है। तो ये कंपनी मेरे रडार पे ऊपर होनी चाहिए। दूसरी एक कंपनी जिनके नंबर ऑफ रिजल्ट जो है वो बेहतरीन है, जिसका नाम है जीना सीखो। आप देखोगे यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, तो मुझे लगता है 500 के लेवल के ऊपर अगर ये कंपनी आ जाती है, कंपनी इज गोइंग 50%, आचार्य मनीष इज डूइंग एक्सेलेंटली जॉब, गाइडेंस ऊपर की तरफ है, एंड द कंपनी इज एक्सीडिंगली डूइंग वेल। तो ये कंपनी जो है मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। दूसरी एक कंपनी है, मुझे लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल, क्योंकि आप देखा होगा कि अगर एआई आ जाए या बाकी कोई चीज़ें आ जाए, तो ये जो कंपनी है वो अच्छा करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इनके रिजल्ट्स भी लास्ट वाले क्वार्टर्स में बहुत ही बेहतरीन थे, एंड दिस कंपनी हैज़ टू डू कंटिन्यूसली वेल। बट आई विल ऐड, इफ देयर इज फर्दर गिरावट यहाँ पर आती है, सो दैट कंपनी आई एम क्लोजली वॉचिंग इट। दूसरी एक कंपनी है, थोड़ी सी रिस्की कंपनी है मुझे लगता है, which I'll be prefer to work on it, which is Ather Energy। थोड़ा सा टू व्हीलर मार्केट में है, इलेक्ट्रिकल्स, और ये बाइक बेचने का, स्कूटी बेचने का काम करती है। निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब माइनस ईबिटा पॉजिटिव होने वाली है इस साल में, तो ये कंपनी भी अच्छी करने की उम्मीद है। 2028 में पैट प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का आपको टू व्हीलर स्पेस में अगर आपको कोई कंपनी चाहिए, तो दिस विल बी a great company to look at. There is no buy and sell recommendation of any of those companies from my side, but these are the companies that I'll be interested to have a look and to see where these things are going out. SME स्पेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अफोर्डेबल स्पेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। माइक्रो फाइनेंस थोड़ा सा ऊपर से अच्छी तरफ आ रहा है, तो मुझे लगता है अरमान फाइनेंशियल, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोचूंगा कि किस तरीके से मुझे बाय करना चाहिए। एंड ये जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू लुक इनटू दिस एंड वेरी ग्रेसफुली।
तो यहाँ पर इन सारी कंपनियों को आप देख सकते हो। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वॉर आते हैं और जाते हैं, सिचुएशन बदलती रहती है। ऑब्वियसली आवर प्रेयर्स आर विद दोज लिविंग इन द मिडल ईस्ट एंड द पीपल अराउंड। बट इसके बावजूद स्टॉक मार्केट को लेकर ज़्यादा पैनिक ना होने से अच्छा है कि अगर हमारी स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर आपके पास अच्छी कंपनियाँ है जिसके पास अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, तो आप वहाँ पर आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।